हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलोजन फैमिली। ठीक है ना, सेकंड लास्ट फैमिली है पी ब्लॉक के अंदर। अपना सबसे बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक कंप्लीट होने की ओर है। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली के क्वेश्चंस आपने किए होंगे जो आपको मिले हुए हैं। फिर उसके बाद में अपन डिस्कशन पे भी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलोजन फैमिली, सबसे पहले बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स अपने पास में कौन कौन से हैं बेटा? एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है ना। हेलोजन वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली हेलोजन का मतलब होता है जो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और शुरू में सॉल्ट जो है, जैसे NaCl, किसने किया? NaCl में सॉल्ट का फॉर्मेशन क्लोरीन ने करवाया ना, इस वजह से अपन इसको हेलोजन बोलते हैं। ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की बात करें, ये एलिमेंट्स है। सबके सब क्या है? नॉन मेटल। ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है। फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो अब तो आप लिखना सीख ही गए होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अच्छा, ये जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है ना, एस्टेटीन। फिर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होगा इनका। ठीक है ना। तो फ्लोरीन का हो जाएगा 2s2 2p5, क्लोरीन का हो जाएगा 3s2 3p5, और ब्रोमीन का अब तो लगाओगे ही सही 3d10, अब तक तो याद हो ही गया होगा। फिर 4s2 4p5। उसके बाद में आयोडीन का क्या आ जाएगा? 4d10 5s2 और 5p5। उसके बाद में एस्टेटीन का यहाँ आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 और 6p5। ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। एलिमेंट्स कौन से हो गए? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटीन हो गया। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं अपन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने पास सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है और डी ब्लॉक से दूर है। डी ब्लॉक से दूर है तो उसका इफेक्ट कम आएगा। चलिए, तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर अपन चलते हैं। सबसे पहले अपने पास एटॉमिक रेडियस अपन देख रहे थे बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो फालतू अपन उसकी स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? साइज बढ़ेगा। मैं कह रहा था डी ब्लॉक से दूर है, डी ब्लॉक से दूर है तो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट आना ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप डी ब्लॉक से दूर होते जा रहे हो वहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन ग्रुप 13 में थे, उससे कम हुए 14 में, फिर उसके बाद 15 में एक आधे कोई एक्सेप्शन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फिर उसके बाद में 16 में कोई एक्सेप्शन नहीं था, 17 के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं था क्योंकि हम डी ब्लॉक से दूर होते आ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आयनिक रेडियस की बात करें तो सबके सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। F- हो गया, Cl-, Br- और I- के साइज की बात कर रहे हैं। आयनिक रेडियस तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो वही सबके अंदर कॉमन बात है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो साइज का सबका क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। साइज सबका बढ़ने लगेगा जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। तो अपन ने पहला तो देखा क्या यहाँ पे? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये दूसरा ऑर्डर बनाया अपन ने किसका? आयनिक रेडियस। चलिए नेक्स्ट देखें अपन, उसके बाद में बनाने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अपन ने लिया है फ्लोरीन, फिर लिया क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर लिया आयोडीन। वही ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू
कम हो जाएगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन की होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन उसके बाद बात करते हैं, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी के बाद है अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वैसे तो अपन ने ये सब चीज़ें जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस कर रखी हैं, फिर भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक है, जब तक 2-2 3-3 बार एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक याद नहीं होगी। इसलिए समझे बात को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, अपने पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्सपेक्टेड क्या है बेटा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल बात करें तो अपने पास आ जाएगा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। ये क्यों हुआ, फ्लोरीन की कम हो गई ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिपल्शन ऑन न्यू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जो सेकंड पीरियड के केस में देखा गया है। ठीक है ना। इस वजह से सबसे ज़्यादा एफिनिटी क्लोरीन की हो जाएगी और उससे कम एफिनिटी किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी। नोट करो फटाफट से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आ गया होगा, फ्लोरीन का एक्सेप्शन है, याद रखना है। ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद में, अच्छा इसमें डाउट ये आता है कि ठीक है फ्लोरीन की कम हो रही है, पर कितनी कम होगी वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, कितना फ्लोरीन गिरेगा वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। हम ये बोल सकते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, हो सकता है ब्रोमीन से भी कम होती, हो सकता है किससे कम होती, ब्रोमीन से भी कम होती। ठीक है ना। इसलिए जो डेटा मिला है उसके बेसिस पे फ्लोरीन की पोजीशन ये है, ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं अपन फिजिकल स्टेट की। किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट। फ्लोरीन F2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, आयोडीन I2 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना। सबके सब क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, इसका मतलब जो गैस से सॉलिड में जाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। इसलिए क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों क्या है, गैस। ठीक है ना। ब्रोमीन जो है वो है अपना लिक्विड, और आयोडीन जो है वो है क्या, सॉलिड। क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो गैस से सॉलिड में जाने की, मतलब पास पास आने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अपन को फिजिकल स्टेट पता चल गई ना, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपन इजीली बता सकते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है। तो जो पहले से गैस है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, और जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। इस वजह से F2Cl2 Br2 I2 मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। F2 लिया आपने, Cl2 लिया, Br2 लिया, I2 लिया, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, भारी होता जा रहा है ना। जो भारी होगा उसको हवा में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम किसका, फ्लोरीन का। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। फ्लोरीन 2p ओवरलैपिंग होती है, 3p ओवरलैपिंग होती है, 4p ओवरलैपिंग होती है, 5p ओवरलैपिंग होती है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, तो अट्रैक्शन, नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो F2Cl2 Br2 I2 में सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडीन की होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में बॉन्ड एनर्जी आ जाइए। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी F2Cl2 Br2 I2 एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है कि फ्लोरीन की कम, उससे ज़्यादा क्लोरीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, उससे ज़्यादा आयोडीन। सबसे ज़्यादा जो है वो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की हो। पर आपको याद होगा कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर रिपल्शन। सेकंड पीरियड जिसके पास में 4 पेयर हो, 1 2 3 और ये चौथा 4 पेयर हो, उसमें लोन पेयर रिपल्शन होता है। लोन पेयर नज़दीक होने की वजह से उनके बीच में होता है क्या, रिपल्शन। और रिपल्शन होने से स्टेबिलिटी हो जाती है क्या, कम। और स्टेबिलिटी कम होने का मतलब बॉन्ड एनर्जी हो जाती है कम। मतलब जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो जाती है क्या, बॉन्ड एनर्जी। इस वजह से एक्सपेरिमेंटल अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी F2 की, पर F2 की हो जाती है कम। उसके बाद में आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। इस तरीके से सबसे ज़्यादा हो जाएगा अपना क्या, क्लोरीन, उसके बाद में आ जाएगा ब्रोमीन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, और उसके बाद में आ जाएगा आयोडीन। ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल बात आ गई यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर लोन पेयर का रिपल्शन है, और लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, जल्दी टूट जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी, पर कितनी कम होगी ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। डेटा कहाँ पे लाके अटकाता है इसको, फ्लोरीन को, यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन पे। पर जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो फ्लोरीन कहाँ पे जाके अटकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में। तो वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा गिरेगा। हम ये बोल सकते हैं कि गिरेगा, पर कितना ज्यादा गिरेगा वो डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं डेंसिटी की, फिर आ जाते हैं कलर पे। ठीक है, देखें डेंसिटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहली बात तो फिजिकल स्टेट में देखें तो ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। ठीक है ना। दूसरी बात करें, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट तेजी से बढ़ रहा है, किसके कंपैरिजन में, साइज के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कलर की। तो कलर को समझते हैं, आ जाओ देखो। कलर ऑफ हेलोजन्स, कलर ऑफ हेलोजन मतलब F2 के कलर की बात कर रहे हैं, Cl2 के कलर की बात कर रहे हैं, Br2 के कलर की बात कर रहे हैं, I2 के कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो F2 का कलर तो जो है वो येलो कलर होता है। कौन सा कलर होता है, येलो। नेक्स्ट बात करें अपन Cl2 के कलर की। Cl2 का जो कलर है वो येलो, और येलो के साथ में थोड़ा सा क्या मिक्स होता है, ग्रीन। तो इसको बोलते हैं अपन ग्रीनिश येलो कलर। कौन सा कलर, ग्रीनिश येलो कलर। Cl2 के साथ में क्या होगा, ग्रीन साथ में होगा किसके, येलो के। तो ये कलर हो जाएगा अपना कौन सा, ग्रीनिश येलो कलर। ठीक है ना, ये इस तरीके से ग्रीन और येलो का मिक्सचर, मतलब डार्क येलो अपन बोल सकते हैं। Br2 की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा बेटा,
रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं किसकी, आयोडीन की। तो आयोडीन के अंदर जो कलर है वो वॉयलेट कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर। और वॉयलेट कलर ये मेरे पास ब्लू है, वॉयलेट नहीं है, तो बना सकते हैं अपन वॉयलेट तो आराम से। किसको मिक्स करके, रेड को और किसको, ब्लू को मिक्स करके। ठीक है ना, ये अपना वॉयलेट कलर बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट देखें तो कलर कौन कौन से हो गए अपने, फटाफट से इसको लिख लेते हैं। ऐसा इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। F2 का कलर जो है वो पेल येलो। पेल येलो, पेल येलो का मतलब क्या होता है, हल्का पीला। पेल, पेल जो वर्ड है अपने इंडिया से गया हुआ वर्ड है। ठीक है ना, आप समझते हैं, पेल, पेल का मतलब पेल दिया। ठीक है ना, तो ये पहले क्या होता था, ऐसे समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है वो इंडिया पे जब राज करते थे ना, तो ये जो क्या बोलते हैं बेचारे किसानों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे। ठीक है ना, जब मौका मिलता था किसानों को परेशान करते रहते थे। तो किसान भी बहुत समझदार हो गए भाई, किसानों को भी जब मौका मिलता था ना तो अकेला अंग्रेज को पकड़ के पेल देते थे। तो किसान आपस में बात करते थे, पेल दिया, पेल दिया, पेल दिया, और अंग्रेज की अकड़ निकल जाती थी। वो कहता था फीलिंग लाइट, फीलिंग लाइट, लाइट और लाइट और पेल, लाइट और पेल। इस तरीके से पेल येलो का मतलब क्या हो गया बेटा, लाइट येलो। ठीक है ना, कहानी है ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्लोरीन की बात करें तो ग्रीनिश येलो, ये डार्क येलो अपन बोल सकते हैं। Br2 की बात करें तो रेडिश ब्राउन, और I2 की बात करें तो वॉयलेट कलर है। ऐसा क्यों है, अपन क्या है, अपन ने एमओटी पढ़ा था ना बेटा, एमओटी के अंदर पढ़ा था कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का HOMO 2p पाई 2p स्टार है ना, और LUMO सिग्मा 2p स्टार LUMO। ठीक है, तो ये इसके बीच का गैप जो है वो ज़्यादा होता है, और इधर से इधर जाते हैं तो गैप जो है वो कम होता चला जाता है। और गैप कम होता जाएगा, गैप कम होता जाएगा तो ट्रांजिशन क्या है, बढ़ता चला जाएगा। गैप डिक्रीजेस, ट्रांजिशन इंक्रीजेस, है ना। ट्रांजिशन इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, डार्कनेस इंक्रीजेस। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है ना, तो सब शेल के बीच में गैप जो है वो कम होता चला जाता है। ऐसे समझो, ये एनर्जी ऑर्डर है ER। शुरू में 2 पॉइंट के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद में जैसे जैसे दूर जाते जाओगे एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं जब नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो सब शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। तो फ्लोरीन से आयोडीन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, 2p, 3p, 4p, 5p, है ना। तो गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। गैप कम होता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ में अपनी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट लिख लिया आप लोगों ने, है ना। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फटाफट। तो लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, कलर का रीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपने पास में ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के पास तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो ये या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो सबके सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, या क्या करें अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। पर फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, इसलिए फ्लोरीन जो है उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। -1 ओनली वन टाइप ऑफ नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट
is -1. Only one type of non-zero oxidation state is -1. नेक्स्ट देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, ऑक्सीजन से कम है, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक ले जा सकते हैं, +7 तक ले जा सकते हैं। तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, फ्लोरीन जो है ओनली -1 एक्सेप्ट ज़ीरो की बात कर रहे हैं बेटा। फ्लोरीन जो है वो -1 शो करेगा, जबकि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये जो है वो -1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अपन ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस। बहुत सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करिए एक बार फटाफट से। तो अपन बात कर रहे थे बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस की, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल में तो डिस्कस करते ही हैं, यहाँ पे भी एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है ना। देखें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं। जब कभी अपन को क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कंपेयर करना है, रिड्यूसिंग नेचर कंपेयर करना है, तो अपन वाटर के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, वाटर के अंदर। अभी आपको क्या करना है, हाफ ऑफ x2 को x माइनस एक्वस में कन्वर्ट करना है। आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात कर रहे हो तो दूसरे का ऑक्सीडेशन है और खुद का क्या है, रिडक्शन है। तो x2 जाएगा किसके अंदर बेटा, x माइनस के अंदर, x2 जाएगा x माइनस एक्वस के अंदर। और इसके लिए जिसका डेल्टा जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, जिसका डेल्टा जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या हो गया कि रिलीज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए। x2 से अपन को क्या बनाना है बेटा, पहले x माइनस बनाना है, x बनाना है। तो क्या करना है, आपको बॉन्ड तोड़ना है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 की बात करेंगे। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, क्योंकि आपको बेसिकली बॉन्ड तोड़ना है। x गैस मिलेगा, x गैस से x माइनस गैस मिलेगा। x माइनस गैस जो है इसका मतलब क्या हो, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो रिलीज एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, रिलीज एनर्जी होगी। x माइनस से जाएंगे किस पे, x माइनस एक्वस पे, और इसमें अपन क्या डालेंगे बेटा, पानी डालेंगे, और इसे बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। जब कोई आयन वाटर के साथ में अट्रैक्शन करता है और वो हाइड्रेटेड हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं। और रिलीज होने वाली एनर्जी को, अट्रैक्शन है ना बेटा, तो रिलीज होने वाली एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो बाय डेफिनेशन ये भी क्या है, रिलीज एनर्जी है, ठीक है ना। अब समझना, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो रेस में पहले ही आगे हो चुके हैं। क्यों आगे हो चुके हैं, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस है। ब्रोमीन को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोडीन सॉलिड है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कंपटीशन जो मेजर है वो किसके बीच में, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में है। किसके बीच में, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। रेस से बाहर हो चुके हैं कौन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर भी एक बार अपन कंपेयर करें तो बॉन्ड एनर्जी की अगर अपन बात करें, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। ये अपन ने पढ़ा था, अब भी पढ़ा है ताज़ा। और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, एनर्जी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये ऑर्डर है। अब आते हैं कंपटीशन पे। तो कंपटीशन जो है वो होने जा रहा है किसके बीच में, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। और ये एक तरीके का टेनिस मैच है।
कौन सा मैच है? लॉन टेनिस मैच चल रहा है, 3 सेट का मैच है, 1 2 3 सेट, जिसने ज्यादा सेट जीत लिए वो जीत जाएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे कंपटीशन करवाने जा रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, जहां पे पहले अपन कमेंट करेंगे किसके बेसिस पे? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, और रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। और क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी रिक्वायर्ड एनर्जी कम है? फ्लोरीन की कम है। तो बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्लोरीन और फ्लोरीन लिखेंगे, पर यहाँ पे पहला सेट किसने जीता? फ्लोरीन ने जीता। मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो मैच चल रहा था उसमें वह 1-0 से आगे चल रहा है अपना कौन? फ्लोरीन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज एनर्जी है, और रिलीज एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी है, और ज्यादा किसकी है? क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की है। इसका मतलब दूसरा सेट किसने जीता? क्लोरीन ने जीता। और ये चल रहे हैं 1-1 से बराबर, ठीक है ना। मतलब डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो अपना कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा। कौन सा? हाइड्रेशन एनर्जी वाला। हाइड्रेशन एनर्जी बाय डेफिनेशन क्या है? रिलीज एनर्जी है, और रिलीज एनर्जी की वैल्यू क्या है? ज्यादा होनी चाहिए। और ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन और क्लोरीन में F- की रिलीज एनर्जी ज्यादा है, किससे? Cl- से। इसका मतलब तीसरा सेट किसने जीता? फ्लोरीन ने जीता। तो इस तरीके से जीत किसकी हुई? फ्लोरीन की हुई। मतलब 2-1 से मैच जीत गया कौन? फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। इसलिए फ्लोरीन है क्या बेटा? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। तो अब यहां पे पॉइंट को समझना कि अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका बेटा? आयोडीन का। तो फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। कौन कौन से सेट जीते थे उसने एक सेट तो जीता था कौन सा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, और एक सेट जीता था किसका? हाइड्रेशन एनर्जी का। तो किसका सपोर्ट मिला उसको? एक तो मिला किसका? बॉन्ड डिसोसिएशन का, और एक सपोर्ट मिला किसका? हाइड्रेशन का। तो फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से फ्लोरीन जो है वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है। इसमें भी एक चीज देखो, इसमें भी सबसे ज्यादा जीत किसमें हुई है? यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए पर सबसे कम नहीं है, पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और सबसे ज्यादा है। इसलिए मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? हाइड्रेशन एनर्जी का है, ठीक है ना। अब यहीं से इसको एक और टर्म में समझते हैं कि फ्लोरीन जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी की अब बात करें यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन तेजी से कौन करेगा वाटर के अंदर? फ्लोरीन करेगा। तो फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन भी करता है, ब्रोमीन भी करता है, पर आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये अपन ने पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, HOCl प्लस HCl बनता है, फिर HOBr प्लस HBr बनता है, उसके बाद में यहाँ पे HF प्लस हाफ O2 बनता है। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की एप्लीकेशन हो गई। और समझे यहाँ पे कि अगर अपन बात करें रिड्यूसिंग नेचर की, अब रिएक्शन को उल्टा लेके चलो। रिड्यूसिंग नेचर F- Cl- Br- I-, इजीली इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन कौन? जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम है। तो रिड्यूसिंग नेचर I- का हो जाएगा। ऐसे समझो ना बेटा कि F2 से F- इजीली जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत I2 से I- आएगी, मतलब I- से I2 इजीली चला जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए क्या है, I2 प्लस H2O डेल्टा G जो है वो रिएक्शन का पॉजिटिव होता है जब अपन HI प्लस HOI की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये नेचर हो गया कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस हो गया, जहां पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है उसका रीजन है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? हाइड्रेशन एनर्जी का है। और इसी का अगर मैं उल्टा कर दूंगा F- Cl- Br- I-, तो अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग नेचर, और रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? I- का होगा। I- से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर देखते हैं। अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस ऑक्सीडाइजिंग नेचर को पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था कि F2 जो है वो Cl- Br-
I माइनस तीनों से रिएक्शन कर लेगा, तीनों से रिएक्शन करके F माइनस बनाएगा, साथ में Cl2 Br2 I2 बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन का ज्यादा है। नेक्स्ट क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे Br माइनस के साथ करेगा, I माइनस के साथ करेगा और बना देगा क्या, Cl माइनस और साथ में क्या Br2 ऑब्लिक I2 बना देगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें किसकी, Br2 की, तो Br2 सिर्फ I माइनस के साथ ही रिएक्शन कर पाएगा और बना देगा क्या, Br माइनस और साथ में क्या I2। और आयोडीन जो है वो किसी भी हेलाइड आयन को, किसी भी दूसरे हेलाइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजन और उसका ये यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और हेलोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको याद आ रही होगी, H2 + X2 रिएक्शन करके 2HX बनाएंगे, ठीक है ना। रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम किसकी, आयोडीन की। ये H म्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि वो डार्क में ही रिएक्शन कर जाता है, अंधेरे में ही निपटा देता है किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। जबकि आयोडीन को चाहिए उजाला, ठीक है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस मतलब एनर्जी, बेसिकली बात ये एनर्जी, ठीक है ना। तो हेलोजन मतलब हेलोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो HX बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, एक ही टाइप का हाइड्राइड है और कुछ पॉसिबल नहीं है। देखें यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI की बात करें तो सबसे पहले तो वही बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है बेटा, बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें एसिडिक नेचर तो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका है, HI का है, क्योंकि H + I- टूटेगा, H+ और I- तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है किसके ऊपर, लार्ज साइज एटम के ऊपर, तो I- सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अपन एसिडिक नेचर के बाद में बॉन्ड एंगल तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि दो एटम है, दो एटम में कभी भी बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होता। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो HF का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम HI होगा, वंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, फिर HBr होगा और फिर क्या होगा, HCl होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन अगर आपको याद हो, सबसे ज़्यादा क्या, HI, फिर HF, फिर उसके बाद में HBr, फिर उसके बाद में HCl। याद होगा मैंने तरीका बताया था, इसकी एक ट्रिक बताई थी हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर के ग्रुप 15, 16, 17 हाइड्राइड, ठीक है ना। यहाँ लिखा अपन ने बॉइलिंग पॉइंट या अपन ने क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट डिजिट में पहले आता है 15 और अल्फाबेट में पहले आता है B, इसलिए 15 में बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन है और 17 में मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन है। ज़्यादा होना चाहिए था HF का, पर होता किसका है, HI का। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि सबका बनना क्या है, डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है, सबका बनना एक्सोथर्मिक है, मतलब सबके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। पर रिलीज एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, फ्लोरीन वाले की होगी ना, तो रिलीज एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, फ्लोरीन के अंदर होगी, ठीक है ना। पर सबका डेल्टा H जो है, मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है वो सबकी नेगेटिव है, ठीक है ना, मतलब सबका बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सब एनर्जी रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। हेलोजन जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, हेलोजन जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, पर अधिकतर उनके अंदर सब जो है वो अनस्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हेलोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो या तो हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हेलोजन भी अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो जब कभी जैसे ही मौका मिलेगा वो हाथों हाथ दूसरे से रिएक्शन करेगा
करेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्योंकि पॉजिटिव में है तो वो जीरो में आने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव में आने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सब के सब जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, फ्लोरीन जो है वो दो ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 एंड O2F2। उनमें से भी क्या होता है, OF2 ही रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, O2F2 तो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, अपन ने पढ़ा था ना बेटा O2F2 का स्ट्रक्चर। O2F2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O फ्लोरीन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, सिंगल बॉन्ड आ गया, लोन पेयर भी आ गया, और लोन पेयर पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो OF2 ही स्टेबल होता है, बाकी क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन रिएक्शन करते हैं ना, तो OF2 और O2F2 बनता है, इनको ऑक्साइड बोलना गलत है। क्यों बोलना गलत है, क्योंकि ऑक्साइड का बेसिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ना कि ऑक्सीजन के ऊपर। इसलिए अपन इनको फ्लोराइड्स बोलेंगे, ना कि ऑक्साइड्स बोलेंगे। मतलब ये ऑक्सीफ्लोराइड्स होते हैं, ना कि फ्लोरो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, अब देखो वैसे तो दोनों ही अनस्टेबल होंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन जैसे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बुरा तो लग ही रहा होगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा तो फटाफट से ऑक्सीजन देगा, फटाफट से फ्लोरीन देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, फ्लोरीनेटिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बात करें, मतलब O2F2 जो है वो प्लूटोनियम जैसे को ऑक्सीडाइज कर देता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है ना। वही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है उसके अंदर प्लूटोनियम भी होता है। प्लूटोनियम को हटाने के लिए O2F2 से रिएक्शन करवा देते हैं, तो वो रिएक्शन करके क्या बना लेता है, PuF6 बना लेता है। तो इससे पता चलता है कि जो O2F2 होता है वो जबरदस्त क्या होता है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये पावरफुल ऑक्सीडेंट होते हैं और पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखें अपन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन पे पॉजिटिव आएगा, आयोडीन पे आएगा। पर क्लोरीन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ब्रोमीन पे आता है, आयोडीन पे आता है, +1 से +7 तक आता है। लगभग सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स अपन को मिलेंगे। पर अगर अपन इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आयोडीन की होती है, उससे कम क्लोरीन के ऑक्साइड की होती है, उससे कम ब्रोमीन के ऑक्साइड, मतलब I2O सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, उससे कम क्लोरीन वाला और उससे कम ब्रोमीन वाला। ये काइनेटिक फैक्टर, ये थर्मोडाइनेमिक फैक्टर। काइनेटिक मतलब रिएक्टिविटी, आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड बन गया, भारी है, स्टेबल हो जाएगा, काइनेटिक रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ब्रोमीन को दोनों का ही सपोर्ट नहीं मिलता है, सबसे कम ब्रोमीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी होती है। मतलब ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि अनस्टेबल है, फटाफट से ऑक्सीजन मिलेगी, फटाफट से ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है, यहीं पे आके मिडिल रो एनोमली। क्या यूज किया गया है बेटा, मिडिल रो एनोमली। तो मिडिल रो एनोमली क्या है कि ब्रोमीन और क्लोरीन 3d10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो Z इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब ब्रोमीन रिएक्शन कम करना चाह रहा है, इस वजह से ब्रोमीन का जो ऑक्साइड है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड्स टू एक्सप्लोड, ठीक है ना, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। Cl2 को ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद जो है जो कंपाउंड मिलता है वो HCl जो मिलता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, इस वजह से उसको ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। किसमें, फॉर पेपर, पल्प, टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। वाटर को क्लियर करने के लिए क्लोरीन जो अपन यूज करते हैं, क्लोरीन की जगह Cl2 भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं ब्रोमीन ऑक्साइड की, तो अभी अपन ने पढ़ा ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो हाईली अनस्टेबल
होते हैं, ठीक है ना, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आयोडीन के जो ऑक्साइड्स है वो गर्म करने पे डिकम्पोज होते हैं। एनसीईआरटी में एक करेक्शन है, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि द आयोडीन ऑक्साइड्स I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसॉल्युबल सॉलिड, जबकि ये सॉल्युबल सॉलिड होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये हवा में रखने पर ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक करेक्शन है, इस पे ध्यान देना, वहाँ पे सॉल्युबल आएगा ना कि इनसॉल्युबल आएगा। नेक्स्ट उसके बाद में डीकम्पोज ऑन हीटिंग, ठीक है ना, टूट जाएंगे क्योंकि साइज तो बड़ा ही है बेटा, गर्म करने पर टूटेंगे ही सही, बॉन्ड तो वीक है ही सही, ठीक है। I2O5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का अपन ने एस्टिमेशन पढ़ा था ना बेटा आयोडोमेट्री टाइट्रेशन से, तो वो वाली रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन I2O5 के साथ कराई तो बन गया क्या, CO2 और I2। अब I2 को टाइट्रेट करवा देंगे किसके साथ में, हाइपो के साथ में, तो Na2H2O3, बोलो क्या बनेगा बेटा, Na2S4O6 और साथ में क्या, Na। जो ओजोन की एस्टिमेशन के आयोडोमेट्री टाइट्रेशन है वही है, बस अपन ने यहाँ पे CO लिया है, CO रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपन को यहाँ आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल में अपने पास है हेलोजन। हेलोजन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वेराइटी ऑफ हेलाइड्स बनाते हैं। खूब सारे हेलाइड अपन ने पढ़े हैं, NaCl, NaBr, Na, ठीक है ना, PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, कई सारे। S ब्लॉक की मेटल भी बनाती है, P ब्लॉक की भी बनाती है, D ब्लॉक की बनाती है, कुछ एक के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हेलोजन्स, ठीक है ना, और मेटल के ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से, जैसे कि अपन बोलते हैं PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, Cu I2 एग्जिस्ट नहीं करता है, Fe I3 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात करें मेटल्स की, अदर मेटल्स की, इसके अंदर, ठीक है ना, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम ऑर्डर MF, MCl, MBr, Mi, क्योंकि Cl F माइनस का साइज सबसे छोटा है, F माइनस का साइज सबसे छोटा है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर आयनिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इस वजह से MF जो है वो मोस्ट आयनिक होगा और Mi जो है वो मोस्ट कोवेलेंट होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करें फिर मेटल एग्जिबिट, अगर मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोवेलेंट होगा, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। जैसे एग्जांपल देखें अपन, SnCl4 और SnCl2 में ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा, SnCl4 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट देखें रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन्स, ठीक है ना, मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। एक हेलोजन जब दूसरे हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो बनने वाले कंपाउंड को इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 1, 3, 5 और 7 होती है, ठीक है ना, और X की जो सेंट्रल एटम कौन है बेटा, X है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो X की कम होती है, किससे, X डैश से, ठीक है। और इस तरीके से जो अपने को कंपाउंड मिलते हैं वो X, X डैश, X, X डैश 3, X, X डैश 5 और X, X डैश 7, ये इस तरह के कंपाउंड अपन को मिलते हैं। X का साइज छोटा होता है, X डैश का साइज, सॉरी X का साइज छोटा होता है, बड़ा होता है, X डैश का साइज जो है वो छोटा होता है, मतलब सेंट्रल एटम का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, सराउंडिंग एटम का साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होनी चाहिए, किससे, सराउंडिंग से। तो ये आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटर हेलोजन अपन कंपाउंड पढ़ेंगे और इसी के साथ में अपना जो नेक्स्ट ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। डाइक्लोरीन से अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक से आप NCERT का पार्ट जो है वो कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।